तो लास्ट सेशन में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही देख रहे थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हमारा पहला मॉड्यूल जो है वो कोर जावा का। तो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर मॉड्यूल के फॉर्म में यहाँ पर हमको लर्न करना है। तो हमारा एक मॉड्यूल रहेगा ये, जिसके अंदर हमारा आता है कोर जावा, एडवांस जावा। और ये फ्रेमवर्क पे हमारा ये स्प्रिंग स्प्रिंग बूट। तो बेसिकली करना तो स्प्रिंग बूट है, बट स्प्रिंग का कुछ हमको एक बेस नॉलेज चाहिए यहाँ पर। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कैसे काम करता था, ये उसी के ही टॉप पर जो है हमारा स्प्रिंग बूट मॉड्यूल है, स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। तो ये हमारा रहेगा मॉड्यूल 1, जो कि पूरा जावा बेस्ड बैकएंड है यहाँ पर ये। फिर हमारा जो मॉड्यूल 2 है उसमें हमको फ्रंट एंड देखना है। यहाँ पर मॉड्यूल 1 में हमें देखेंगे बैक एंड, मॉड्यूल 2 में हमको देखना है एज ए फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। बट हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं एज ए UI बेस्ड फ्रेमवर्क पे। तो यहाँ पर हमारे पास में आती है एंगुलर और रिएक्ट। jQuery भी इसमें आती है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है jQuery, CSS की लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप है। बट फंडामेंटल तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी यूज़ तो हम लाइब्रेरी वगैरह का कर लेते हैं यदि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ये। कोर जावा, एडवांस जावा के अलावा हमें डिज़ाइन पैटर्न का भी नॉलेज चाहिए यहाँ पर ही। तो जहाँ पर हम हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, बट इंडस्ट्री में काम हम फ्रेमवर्क पे करते हैं। बट ये हमारे क्या है, ये फंडामेंटल है ये। ऐसा हमारे फ्रंट एंड रिलेटेड हमारे पास में ये फंडामेंटल है। फिर मॉड्यूल 3 में जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो वो सॉलिड प्रिंसिपल में आते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एस का मीनिंग है, ओ का एक मीनिंग है, एल का एक मतलब मीनिंग है यहाँ पर ये। तो जैसे ऊप्स प्रिंसिपल होते हैं वो ऑब्जेक्ट के लेवल पे काम करते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं वो एप्लीकेशन के लेवल पे काम करते हैं। तो जैसा कि किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लेयरिंग फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस ले रहेगी हर लेयर पे। तो हर क्लास को क्रिएट करने का एक अपना एक तरीका रहेगा। तो वो हमको सॉलिड प्रिंसिपल के थ्रू हमको वो सारी लेयर्स पे क्लासेस क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे तो अंडरस्टैंड होगा, ये सबका अपना अपना एक मीनिंग है ये। एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ओ फॉर ए ओपन फॉर मॉडिफिकेशन, ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ओपन फॉर एक्सटेंशन। एल का मतलब है लिंक फॉर सब्सटीट्यूशन। सो आई का मतलब है इंटरफेस इंटीग्रेशन।
तो ये अपना अलग अलग जो है, ये सबका अपना अपना जो है वो मीनिंग है ये सॉलिड का। ये बताऊंगा आगे जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे यहाँ पर ये। फिर मॉड्यूल 3 के अंदर हमको जो देखना है, अलग चीज़ें हैं वो। धीरे धीरे करके पहले हम कुछ कोड जावा के बाद एडवांस जावा पे जाएंगे, उसके बाद में ये सब चीज़ें आएगी जब मैं एप्लीकेशन लेवल पे काम करना स्टार्ट करूंगा। अभी हम लोग फंडामेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 में हम लोग देखेंगे अबाउट आवर डेटाबेस। फिर एज ए फुल स्टैक डेवलपर हमें AWS का नॉलेज चाहिए। ये कोई सा भी क्लाउड का नॉलेज चाहिए। तो मैं AWS की कुछ सर्विसेज है वो एक्सप्लेन करूंगा उसमें, जितना हम लोग यूज़ करते हैं एज ए डेवलपर। तो ये सब मॉड्यूल 3 के अंदर है। फिर हमें डेवऑप्स के कुछ टूल्स का नॉलेज चाहिए यहाँ पर, एटलीस्ट डेवलपमेंट के लेवल पे। तो जेनकिन का नॉलेज चाहिए, डॉकर का नॉलेज चाहिए यहाँ पर। और रियल टाइम टूल, रियल टाइम टूल। तो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें ये टूल का नॉलेज चाहिए, लाइक मेवन, गिट, JUnit, मॉकिटो। तो ऐसा हमें ऐसा अराउंड 20+ ऐसे टूल्स रहते हैं। तो उसका हमें नॉलेज चाहिए रहता है। तो सब हम ये मॉड्यूल 3 के अंदर ये कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ये तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट का यहाँ पर मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो पहले हम लोग स्टार्ट बैकएंड से करते हैं। बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। तो जो कोड जावा है हमारी, तो वैसे तो ये कोड जावा जो है वो एज ए टेक्नोलॉजी टर्म नहीं है। टेक्नोलॉजी टर्म में हमारे पास में जावा का जो पार्ट है हमारे पास में तीन टर्मिनोलॉजी में है। एक है J2AC, J2EE, J2ME। तो ये हमारे पास में क्या है, ये जावा इस तरीके से डिवाइडेड है। तो एज ए बैकएंड में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। बट कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जावा करे। .NET भी कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं, एज ए बैकएंड काम कर सकती हो। बट उसके लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना पड़ती है, उसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड करना पड़ते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें मिली है कम्युनिटी से, वो हमें तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये J2AC, J2EE, J2ME। तो J2AC के अंदर ही हमारे पास में जहाँ पर हम लोग सिंटेक्स लर्न करते हैं जावा के, वो J2AC के अंदर आते हैं यहाँ पर ही, जहाँ पर हम सिंटेक्स लर्न करेंगे। जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं यहाँ पर ही, किस तरीके से हमारा जावा काम करता है। JDK क्या है, JRE क्या है, JRE के अंदर JVM कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो हम राइट करते हैं, फिर उसको हम लोग कंपाइलर से कंपाइल करते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट से हम उसको रन करते हैं। और JVM के अंदर क्या होता है हमारा जो है वो मेमोरी क्रिएशन होता है। वो जो होगा वो JVM के अंदर आता है हमारे पास में ये। तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो विद द हेल्प ऑफ JVM होता है। हमारा प्रोग्राम को हम राइट करते हैं, कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को पास करते हैं हम JVM के अंदर। तो JVM पूरा के पूरा जो होता है हमारा वो मेमोरी मैनेजमेंट देखता है। फिर यहाँ पर जो है ये मेमोरी क्रिएट होगी हमारी, वो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि हम लोग बात करें, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग के लेवल पे हम लोग बात करें यहाँ पर ये,
तो हमको अल्टीमेटली यहाँ पर राइट करना है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम होते हैं हमारे पास में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कि मशीन को पास हो रही है हमारी। तो मशीन को पास हो रही है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास में कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा हार्डवेयर, एक हो गया हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हो गया है हमारा ये सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मीन्स हमारा जो सीपीयू है, रैम है। तो सीपीयू में हमारा क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है। रैम में हमारा कोड टेम्पररी स्टोर होता है। और परमानेंट स्टोर करने के लिए हमारे पास में होती है जो हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है हमारे सिस्टम के अंदर। अब हार्ड डिस्क नहीं होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक बेस्ड थी, और ये सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है यहाँ पर। ये अब हम जब भी सिस्टम परचेस करते हैं, मशीन परचेस करते हैं, तो हमें ये वाली जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मिलता है यहाँ पर ये। तो हार्डवेयर के लेवल पर हमारे पास में सीपीयू है, रैम है ये। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिस्क का मैनेजमेंट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरमीडिएट है हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। अब ये जो हमारे पास में जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर हम जो राइट कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को जो है वो राइट कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी है। रैम, सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलता है हमारे मशीन के अंदर, तो वो एप्लीकेशन लोड होता है मेमोरी में। इसको यहाँ पर होती है टेम्पररी मेमोरी, जहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो लोड होता है। और वो सारा की सारा जो यहाँ पर लोडिंग है वो रन होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। तो यदि हम लोग यहाँ पर टास्क मैनेजर को ओपन करें यहाँ पर, तो ये मेरे सिस्टम के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस रन हो रही है। यहाँ पर ये गूगल क्रोम चल रहा है, जूम चल रहा है, और जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो भी चल रहे हैं, और साथ में कुछ बैकग्राउंड में भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो उसके प्रोग्राम जो है सबसे पहले वो मेमोरी में लोड होते हैं आके। तो जैसे हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो वो डिस्क में रहते हैं परमानेंट, जहाँ पर स्टोरेज है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। बाद में वो लोड होते हैं और वो सीपीयू में रन होते हैं। ये रैम है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर डेटा टेम्पररी रहता है, जो भी हमको एग्जीक्यूट करवाना है वो इस रैम में आता है, इस मेमोरी के अंदर आता है वो। उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता यहाँ पर। कोई भी प्रोग्राम रन होने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए वो पहले वो टेम्पररी मेमोरी में आता है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यहाँ से होने के बाद में जो है वो सीपीयू जो है वो उसको वहाँ पर वो एग्जीक्यूट करता है यहाँ पर ये। अब सीपीयू जो है वो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मल्टीटास्किंग होते हैं, वो एक बार में क्या करते हैं, वो बहुत सारे टास्कों को परफॉर्म करते हैं वो। तो उसके पीछे भी एल्गोरिथम लगे हुए होते हैं कैसे वो मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं ये। तो यदि कॉलेज में पढ़ा हो
तुम्हारा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड आई थिंक नहीं है कि है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे आता है ये शेड्यूलिंग करना, इसमें राउंड रॉबिन और कुछ प्रायोरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो होती है वो शेड्यूलिंग की टेक्निक होती है। सुना नहीं होगा वो, पेपर में आते हैं क्वेश्चन उसके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो ये उसका काम ही यही है कि प्रोसेस को मैनेज करना है, शेड्यूलिंग करना है, डिस्क का शेड्यूलिंग करना है यहाँ पर। अलग अलग चीज़ें दोनों। सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। रोम के अंदर होता है, वो परमानेंटली डेटा स्टोर होता है रोम में। और यहाँ पर जो ये है, रैम के अंदर डेटा स्टोर भी होता है और रिमूव भी होता है, इरेज भी हो जाता है यहाँ से ये। नहीं, एसएसडी हार्ड डिस्क जो है वो वहाँ पर परमानेंट डेटा स्टोर होता है। एक कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कहीं पर जो डेटा वो परमानेंटली सेव होता है, कहीं पर जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, तो रैम में डेटा जो है प्रोसेसिंग डेटा आता है। एसएसडी जो होते वो होती है वो जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये एसएसडी के अंदर आएगा, जहाँ पर सेव करके स्टोर कर लेते हो। तो ये प्रोसेस शेड्यूलिंग की काफ़ी सारी टेक्निक है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू, ये कॉलेज के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट में आती है ये। तो इसी के बेस पे क्या होती है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं ये। तो सीपीयू के अंदर काफ़ी सारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, और सीपीयू के अंदर ही क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे पास में लगते हैं प्रोग्राम, और जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी सेट ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन, तो सॉफ्टवेयर जो बनता है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो ये। तो ये हार्डवेयर है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है ये, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है ये इसको स्टोर करवाना पड़ता है। इसको हम लोग लोड करवाते हैं ऐसे, हमारे रैम में सबसे पहले जैसे सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो लोड होते हैं रैम में। उसके बाद में हमारे जो एप्लीकेशन है वो रन होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो है ये पर्टिकुलरली दो कैटेगरी में आते हैं। एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके का ड्राइवर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हार्डवेयर लेवल पे हम लोगों को इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं किसी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, लाइक डिवाइस ड्राइवर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में जो हम लोग देख रहे थे ये स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी हम यदि यहाँ पर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो जो स्टैंड अलोन की हम बात करें यहाँ पर, तो स्टैंड अलोन में हमारा ये आता है ये नोट पैड या म्यूजिक प्लेयर। ये जो हमारे सिस्टम के अंदर काम करते हैं विथ इन द मशीन, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडअलोन की कैटेगरी में। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में हमारे पास है मल्टीपल मशीनें रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो कोई भी एप्लीकेशन है लाइक ये आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन हो गया, मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन हो गया, तो ये किसी ना किसी सर्वर के अंदर रन हो रहा है और इसको एक्सेस करने के लिए हम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीपल सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वेब सर्विसेज वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी में आते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो गोल है वो हमको जो क्रिएट करना है वो हमको सॉफ्टवेयर ही क्रिएट करना है, बट वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, बट मोस्टली जो हम क्रिएट करते हैं एज ए जॉब के पर्सपेक्टिव हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी का जो है वो ये लर्न करते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी के सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करना है ताकि हम उसको सर्वर पर रन करवा सकें। तो ये सब भी कैटेगरी है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ड्राइवर भी आता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है हमारे पास में। फिर कंपाइलर लिंकर लोडर। तो ये मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं ये, और ऐसे भी ये भी सब सॉफ्टवेयर ही है, बट एज ए ये जिनने भी क्रिएट किए हैं ये सॉफ्टवेयर, ये जिनने भी बनाए हैं यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं जिसने, जैसे कि विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बिल गेट्स का है। तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर जिसने भी ये डेवलप किया है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे ये। तो ये बेसिकली ये हमारे जो एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं ये मिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स लिनक्स ऐसा कुछ नाम का वो है, दोनों का मिक्स करके नाम है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारी हेल्प करता है ये, तो ये भी सॉफ्टवेयर ही है। बट ये हाई लेवल ही जो है वो यहाँ पर अ, ऐसा लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर रिटर्न नहीं है। ये वाले जो सॉफ्टवेयर एकदम कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न नहीं है, जो पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी यहाँ पर ये। तो वो आते हैं हमारे पास में ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। अभी इस पे प्रोग्रामिंग करना मतलब एकदम कोर प्रोग्रामिंग करना, हार्डवेयर लेवल है प्रोग्रामिंग करना है। और हम क्रिएट करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। तो हम टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पर ये। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि हमें जो है वो प्लेटफॉर्म अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अवेलेबल है। लाइक जावा को रन करना है तो हमारे पास में जेवीएम है जो अवेलेबल है। तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमारे हार्डवेयर से, हमारे बिहाफ पे जो कम्युनिकेट करता है वो हमारा जेवीएम करता है। वैसा डॉट नेट का है, वैसा पाइथन का है। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इजी कर दिए ताकि कोई भी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सके और मशीन से इंटरेक्ट कर सके। बट मशीन से इंटरेक्ट करने के पहले उसके बीच में काफ़ी सारे क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं उसके बीच में, ये हमारे बिहाफ पे जो कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से और हार्डवेयर से ही। तो जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, जेवीएम तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, सिर्फ हम जो राइड कर रहे हैं वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। मैं उसके अभी बता रहा हूँ उसके बारे में क्या ही। तो
ये इसी कैटेगरी में नहीं आता है, ये बेसिकली ये सब जो है वो एक तरीके से प्रोग्राम ही है। बट यहाँ पर यदि हम सी सी प्लस प्लस का यूज़ करें, तो सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्या होता है कि वहाँ पर कंपाइलर, लिंकर, लोडर जो है वो, ये प्रोसेस जो होता है ये बाद में होता है। यहाँ पर ये प्रोग्राम को लिंक करने का प्रोसेस, प्रोग्राम को लोड करने का प्रोसेस, तो ये वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। बट जावा के अंदर ये सब चीज़ें जो रहेगी वो विथ इन जेवीएम रहेगी, ये हमको मिलेगी यहाँ पर जेवीएम में। वो जेवीएम के अंदर वो चीज़ें हैंडल होती है। तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बट सी सी प्लस प्लस के अंदर हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर ये उसको राइट करने का तरीका डिफरेंट रहता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करते हैं ये। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि तुम जो डेवलप करने वाले हो वो होता क्या है। तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में अभी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, और जॉब भी जो सर्च करते हैं तो हमको इसी कैटेगरी की सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ना हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलता है, ना हमको स्टैंड अलोन मिलता है। मोस्टली जो मिलने की संभावना रहती है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी की रहती है। तो जो स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड का यूज़ करके जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे तो वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड की कैटेगरी में आएंगे यहाँ से ही। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करवाना है, और हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं ये। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लर्न करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन रन होगा वो टॉप ऑफ द जेवीएम रन होगा ये। तो जेवीएम के जेवीएम इंटरेक्ट करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से ही है। तो हमारा जो प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमारा प्रोग्राम करेगा विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो इस पर्टिकुलरली जेवीएम के अंदर जो है वो जेवीएम का एक आर्किटेक्चर होता है। अंदर जेवीएम कैसे काम करता है, जेवीएम का काम है यहाँ पर मेमोरी को जो है वो मैनेजमेंट करने का काम रहता है जेवीएम का। और जेवीएम के अंदर काफ़ी सारे थ्रेड होते हैं, तो मैं जेवीएम के आर्किटेक्चर में बताऊंगा जेवीएम क्या क्या हैंडल करता है यहाँ पर। तो ये हम जो लर्न करने वाले हैं, सबसे पहले बैकएंड प्रोग्रामिंग जावा लर्न करने वाले हैं। जावा हमको ये 3 पार्ट में दी हुई है। तो J2 AC पार्ट में हमें ये पता चलता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। कोर जावा, एडवांस जावा, ये हमारी स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी है, तो जिससे कन्वीनियंट रहता है कोर जावा में, जहाँ पर हम लोग सिंटेक्स लर्न करते हैं और कुछ जावा के एपीआई लर्न करते हैं। बट जो हमारा एडवांस जावा रहता है वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करते हैं। लाइक हमारा जावा का प्रोग्राम वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, जावा का प्रोग्राम जो है वो सर्वर से इंटरेक्ट करता है। हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको उसको हम लोग एडवांस जावा की कैटेगरी में मानते हैं। जहाँ पर हमारे पास में आ जाता है सर्वर, तो सर्वर आएगा तो हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो एंटरप्राइज कैटेगरी का होगा, जहाँ पर हम लोग उसकी हेल्प से बिजनेस कर सकते हैं। हम हमारे एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करके किसी एक मशीन पर रख सकते हैं, जहाँ पर अदर यूज़र क्या कर सके, उससे कम्युनिकेट कर सके ये। तो वो सब J2EE कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, ये सब जो है वो क्रिएट करते हैं। और जावा के जो यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी अवेलेबल है। जावा का यूज़ जो है वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए करें, जावा का यूज़ हम माइक्रो एडिशन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें कि मोबाइल रिलेटेड जो हमारे पास में एप्लीकेशन है तो वहाँ पर भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जावा का प्रोग्राम बना के किसी मशीन में फिट कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करके फिट कर सकते हैं। तो ये माइक्रो एडिशन में भी इसके जो प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो जावा का यूज़ जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे है। इसलिए जावा एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, और उसका स्कोप अभी ख़त्म नहीं होगा। उसका उस पर एप्लीकेशन अभी डेवलप होते रहेंगे, बनते रहेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो 3 कैटेगरी में हमको तो J2 AC और J2EE कैटेगरी में देखना है यहाँ पर ये। तो J2 AC में जहाँ पर हम लोग जावा को यहाँ पर जो है वो उस किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जावा के अंदर सबसे पहले जो जावा के सिंटेक्स है, तो जावा के जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे,
तो हमारे पास में आते हैं कीवर्ड्स। जावा के सिंटेक्स को राइट करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स। तो अभी मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जैसे जैसे हम लोग जावा के प्रोग्राम राइट करेंगे कैसे ये सब काम करते हैं। तो हमारे पास में है ये कीवर्ड्स। फिर उसके बाद में है ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, लूप्स। अब ये तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, अपने अपने सिंटेक्स होते हैं। ऑपरेटर, डेटा टाइप वगैरह यूज़ करना ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है यहाँ पर ये। फिर इसके अंदर आते हैं हमारे ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हम लोग उप्स के कॉन्सेप्टों को लगाते हैं, उप्स प्रिंसिपल को कैसे लगाते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो उप्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसके पास में सिंटेक्स है फॉलो करने के लिए। तो जहाँ से हम लोग उप्स को फॉलो करवाते हैं, जावा के अंदर क्या होता है, ये किस तरीके से स्ट्रिंग हैंडलिंग होता है, ये स्पेशल डेटा टाइप है ये। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये स्पेशल डेटा टाइप है। अब क्या रीज़न है इसको अलग से डेटा टाइप दिया जो है उसको हमको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। फिर यहाँ पर जावा के अंदर जो है वो एज ए ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, इस तरीके से क्या है ये हमारे पास में ये डेटा टाइप के ऊपर कुछ ये फीचर है ये। फिर यहाँ पर आता है हमारे पास में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, उसके बाद में ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग आता है ये। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब वो सीक्वेंस में जाने दो मुझे पहले। तो यहाँ पर क्या है कि इतना पार्ट जो है जावा के अंदर, जहाँ पर हम कीवर्ड लर्न करते हैं जावा के अंदर, ऑपरेटर को लर्न करते हैं, डेटा टाइप को लर्न करते हैं, किस तरीके से हम लोग लूप लगाते हैं यहाँ पर। लूप नहीं बोलते हम लोग उसको, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ यहाँ पर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में लूप, इफ एल्स, ये सब आता है यहाँ पर, ये स्विच स्टेटमेंट, ये सब बेसिक है, ये फंडामेंटल है। तो, तो ये जो है ये जावा यहाँ पर हमारे पास में उप्स को उप्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। तो इतना पार्ट जो जावा का जो रहता है, जहाँ पर हम लोग जब सिंटेक्स लर्न करते हैं यहाँ पर हम ये, तो ये यहाँ पर सिंटेक्स हमको राइट करना पड़ता है, एक एक वर्ड हमको राइट करना पड़ता है। जब हम ये टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, एक एक वर्ड हमको राइट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जावा के सिंटेक्स को लर्न करते हैं। यहाँ से ये समझ में आया कि जावा का सिंटेक्स काम कैसे करता है, कैसे हम लोग जावा का फाइल राइट करते हैं, और उसको किस तरीके से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लर्न करना मतलब ये जावा के सिंटेक्स पे हम काम कर रहे हैं, एक एक लाइन हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये। बट जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसके अंदर हमको क्या मिलते हैं, रेडीमेडेड एपीआई मिलते हैं ये। तो रेडीमेडेड एपीआई मिलने का मतलब ये होता है कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस हमको पहले से मिलती है। तो जो सेट ऑफ क्लासेस है जो हमको प्री डिफाइंड मिली हुई है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कभी हम लोग जावा की बात नहीं कर रहे, हम लोग सी सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो सी सी प्लस प्लस में हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको एज ए पैरेलल प्रोग्रामिंग करना है या असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना है। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम जब एक साथ में रन कर रहे हो ये। तो हमको, जैसे कि हम लोग कोई म्यूजिक प्लेयर रन कर रहे हैं जिसमें ऑडियो वीडियो साथ में चल रहे हैं, तो हमारा ऑडियो और वीडियो साथ में सिंक करना चाहिए ये।
एक साथ में हमको चलता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पर, ये इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो उस केस में हमारे लिए काफ़ी हार्ड पड़ता है यदि हम लोग सी सी प्लस प्लस का यूज़ करें। तो जावा के अंदर हमको एपीआई दिया हुआ है थ्रेड। तो हमको यहाँ पर थ्रेडिंग के एपीआई यहाँ पर अवेलेबल है, मल्टी थ्रेडिंग एपीआई। जस्ट हमको क्या करना है कि ये हमको जावा ने दे के रखा हुआ है मल्टी थ्रेडिंग। तो जस्ट हमको उसके सिंटेक्स राइट करना और हमारे प्रोग्राम में हम मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें जो है वो ऑलरेडी दी हुई है ये। तो उसके लिए हमको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोड राइट नहीं करना है, जस्ट हमको मल्टी थ्रेडिंग का कोड राइट करना है। बट ये एपीआई ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो हमको ये मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड एपीआई अवेलेबल है। अब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो ज़रूरी होता है वो होता है डेटा। डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है। तो डेटा को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि हम प्रोग्राम में या हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे हार्डवेयर के अंदर, सॉरी, हमारे रैम के अंदर हमारे एप्लीकेशन, जब हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा हो तो हम कितने अच्छे से जो है वो डेटा को जो है वो वहाँ पर अरेंज करें, ताकि जब हम लोग उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, लाइक इंसर्शन डिलीशन अपडेशन सर्चिंग शॉर्टिंग, ऐसे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो फास्ट होना चाहिए। तो वो फास्ट जब भी हो पाएंगे जब वो अच्छे से क्रिएटेड हो वो। तो उसी के अंदर जो है वो हम जो है हमारा सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि हम कितने अच्छे से जो है वो डेटा को अरेंज कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग डेटा के ऊपर ऑपरेशन लगाएं, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा एप्लीकेशन रन करते हैं यहाँ पर ये, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग लेयर्स के फॉर्मेट में सोचते हैं एप्लीकेशन को ऑलवेज। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हमारा ये डेटाबेस होता है जहाँ पर हम लोग परमानेंट डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये क्लाइंट, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी का एक एप्लीकेशन है, जहाँ पर जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्लाइंट है, और यहाँ पर ये ओवर द नेटवर्क हम क्या करते हैं कि कॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। तो ये प्रोग्रामिंग के लेवल पे थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग एप्लीकेशन को। तो ये पड़ा हुआ है हमारे ये सर्वर के अंदर, ये हमारे पास में ये एप्लीकेशन है हमारा ये। तो सारी रिक्वेस्ट आती है पहले सर्वर पे, उसके बाद में जो होती है वो रिक्वेस्ट हमारी क्या होती है, फ्लो होती है आगे से पीछे के लिए। और जो भी डेटा है वो हमारे पास में ट्रांसफ़र होता है। तो ये स्ट्रक्चर मैं वैसे बार बार इसलिए क्रिएट करता हूँ कि एक्चुअल में रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे काम करता है ये हमारे माइंड में फिट हुई। तो हम क्या करते हैं कि ऑलवेज यहाँ से या तो डेटा सेंड करते हैं, या हम लोग कोई सा डेटा को हम लोग यहाँ पर रिट्रीव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम क्लाइंट साइड से कभी भी हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं सर्चिंग। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक ऑपरेशन पे काम करते हैं। हम फॉर्म फिल कम ही करते हैं, या कोई चीज़ को
डिलीट करना या अपडेट करना वो भी हम कम ही करते हैं। हमारा दिन भर में 95% हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों की सर्चिंग ही करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, सर्चिंग का ऑपरेशन जो होता है वो वर्क करता है, सर्चिंग का ऑपरेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एज ए क्लाइंट साइड में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग सर्च करते हैं। यदि हमारा ये मेक माई ट्रिप का या एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, सर्च ही करोगे। यहाँ पर अपना डेट डालोगे, यहाँ पर जो भी है, किस डेट में कौन कौन सी यहाँ पर होटल अवेलेबल है या कौन कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है। तो मोस्टली जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो सर्च का रहेगा। हमारा यहाँ पर कोई डेटा को इंसर्ट करने का या कुछ डेटा को अपडेट करने का, डिलीट करने का जो काम रहेगा वो कम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, सर्चिंग के ऑपरेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही मैंने कोई चीज़ को यहाँ पर सर्च किया, वैसे ही क्या आना चाहिए मेरे पास में, सर्च रिजल्ट बहुत फास्ट आना चाहिए। तो ये सर्च रिजल्ट मेरे पास में फास्ट जब भी आएगा जब मैंने डेटा को प्रॉपरली अरेंज किया है मेरे सर्वर के साइड में, मेरे डेटाबेस में। तो बेसिकली सारा के सारा डेटा जो हमारे पास में रहता है वो डेटाबेस में रहता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो फॉर एग्जांपल के लिए, यदि हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलरली कॉलोनी के अंदर किसी हाउस को हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो यदि वो हाउस जो है वो ऐसा रेंडमली कहीं पर भी रहे वो हाउस, और हमें एड्रेस दे दें यहाँ पर कि हमारा इस पर्टिकुलर एरिया में ये हाउस है, तो तो एक पर्टिकुलरली हमको क्या करना है, किसी न किसी हाउस को सर्च करना है, किसी एड्रेस पे हमको जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एड्रेस पे जाने के लिए हमारे पास में यदि प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे घर में जाएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो मिलेगा यहाँ पर। तो यदि हमने अनऑर्गेनाइज वे में यदि क्या किया कि हमने सर्चिंग की, तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन यदि एक पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या रहेगा कि उस कॉलोनी के अंदर जो हाउसेस रहेंगे पर्टिकुलर एक रो में रहेंगे, फिर एक एड्रेस हमको मिलेगा जिसमें कॉलोनी का कॉलोनी रहेगी, उसका लेन नंबर रहेगा और उसका हाउस नंबर रहेगा। तो यदि हमारे पास में डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है तो हम लोग क्विकली सर्च कर लेंगे। तो ऐसा कैसा सॉफ्टवेयर में भी होता है ये, कि यदि हमारे पास में डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है तो हमें सर्चिंग ऑपरेशन जो होंगे हमारे जो होंगे वो फास्ट होंगे यहाँ से ही। तो जब भी हम क्या करते हैं कि डेटा को सर्च करते हैं, तो सर्च करने के पहले डेटा को बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं से वो डेटा क्या होता है वहाँ पर इंसर्ट होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, लाइक हम डेटा को यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ये इंसर्ट करना नहीं, हम लोग क्रिएट करना बोलते हैं यहाँ पर। कट ऑपरेशन, या अपडेट कर रहे हैं या हम लोग डिलीट कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पर जो है वो रीड कर रहे हैं यहाँ पर डेटा। तो हम लोग जो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फ्रंट एंड के साइड में डेटा पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो जो भी हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बिहाफ पर जो है यहाँ पर डेटा हमारा क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस जो होता है हमारा डेटा जो है वो मिडिल वेयर में होता है, और वो डेटा डेटाबेस में भी स्टोर रहता है। तो यदि हम यहाँ पर डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलरली डेटाबेस के अंदर क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट होगा यहाँ पर, ये वो इंसर्शन को यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो हमें जो एसक्यूएल की हम लोग जो क्वेरी यहाँ पर राइट करेंगे यहाँ पर ये, तो वो कौन सी क्वेरी रहेगी हमारे पास में, इंसर्ट की क्वेरी रहेगी। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अ, कोई सा भी यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक कोई एग्ज़ाम है जिसकी हम लोग कोई फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास में डेटाबेस में जाके किसी लोकेशन पे जो है वो डेटा जो है वहाँ पर क्रिएट होगा ये।
तो तुम हमारा जो ऑपरेशन यहाँ पर काम करेगा, वो क्या करेगा यहाँ पर, ये फॉर्म फिल करोगे तो बैकएंड की साइड में क्या करेगा, वो इंसर्शन को परफॉर्म करेगा यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी से। बट जो भी यहाँ से हम लोग डिटेल फिल करेंगे, तो वो नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, वो जाएगा डेटाबेस तक के। तो नेटवर्क में हमको सबसे पहले वो डेटा को गेट करना पड़ेगा, और फिर इसको आगे की तरफ हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट लेने के लिए, तो हम यहाँ पर सर्वलेट का यूज़ कर सकते हैं यदि हम लोग कोर प्रोग्रामिंग करते हैं तो। सर्वलेट का यूज़ कोर प्रोग्रामिंग के लिए करना है, और नहीं तो हम लोग स्प्रिंग का एमवीसी यूज़ करते हैं, या स्प्रिंग का, यदि हमारा वेब एप्लीकेशन है। और यदि हमारे पास में वेब सर्विसेज है तो स्प्रिंग का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका काम ही है कि रिक्वेस्ट को यहाँ पर जो है वो ट्रैप करना है रिक्वेस्ट को, और यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट है फिर उसको हम लोग आगे की तरफ जो फॉरवर्ड करवाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी यहाँ पर जो भी डेटा है उसको यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। लाइक यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय का डिटेल सेंड कर रहा हूँ, ये मेरा फॉर्म है, इधर से मैं एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल सेंड कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास में क्या होगा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा, एक जावा का क्लास क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, और उसका यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, उस एम्प्लॉय का डिटेल होगा 101। एम्प्लॉय का नाम हम मान लेते हैं कि ये अमित एम्प्लॉय का नाम है, और यहाँ पर उसकी हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक सैलरी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ये 5000 ये। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो है वो, ये जो भी इनने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसको ये वाली लेयर पे लेंगे, तो उसको ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फिट करेंगे यहाँ पर ये। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डेटा जो होगा हमारा, वो आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। तो इस लेयर का डेटा हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर करते हैं ये। फिर हम लोग ये डेटा को हम लोग आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, यदि हमको कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना रहा यहाँ पर, या इस लेयर पे हमें क्या करना रहा कि इस लेयर पे यदि हमको कुछ डेटा प्रोसेस करना रहा तो करेंगे, और यदि नहीं करना रहा तो हम लोग उसको आगे की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी इसका डिटेल आया यहाँ पर हमने उसको ट्रैप किया। अब ट्रैप करने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया कि जेडीबीसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जेडीबीसी हाइबरनेट का, और वो जेडीबीसी हाइबरनेट का कोड लिखने के बाद में वो क्या जाएगा डेटाबेस के अंदर, ये हमारे पास में जो ये डेटा है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास में ये जो डेटा है वो रो में हमारा ये फिट हो गया ये। तो यहाँ से कोई सिंगल इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट करी, तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्म रहेगा जो कि हम लोग HTML CSS में क्रिएट करते हैं या एंगुलर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलरली यहाँ पर आईडी रहेगा, यहाँ पर ये एम्प्लॉय का यहाँ पर नेम रहेगा। ये एम्प्लॉय की यहाँ पर जो है वो ऐसी सैलरी रहेगी यहाँ पर ये। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर ये HTML CSS के थ्रू यहाँ पर ये दिखेगा ये फॉर्म, जैसे हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे तो ये याली लेयर पे आएगा। तो याली लेयर पे जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास में सर्वलेट या स्प्रिंग MVC, यहाँ से हम रिक्वेस्ट ट्रैप करेंगे, डेटा को लिए हम लोग जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा हमारा, और वो आगे की तरफ ट्रेवर्स करवाएंगे, और JDBC के थ्रू हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ा कि एक डेटा हमारे पास में इंसर्ट हो गया। अब मान लो कि ऐसे और भी एम्प्लॉयर रहेंगे जिसका डेटा जो रहेगा वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा। एक और एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक और एम्प्लॉय का जो डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया यहाँ पर ये। तो एजे क्या, जो भी अपने डेटा को इंसर्ट करना है तो डेटा को क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा। अब यदि हमारा कोई यहाँ पर एडमिन है, वो क्या चाहता है कि सारे के सारे रिकॉर्ड को देखना चाहता है,
तो अब इस केस के अंदर हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड को देखना है यहाँ पर, तो हमें टेबल चाहिए। ये फ्लो को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो भी उसके पास में रिजल्ट आएगा वो एक टेबल के फॉर्मेट में आएगा, उसको सारे के सारे रिकॉर्ड देखना है यहाँ पर ये। और टेबल के ऊपर पेजिनेशन भी लगे रहते हैं, सारा के सारा रिकॉर्ड एक पेज में नहीं आ पा रहा है तो फिर अलग अलग पेज होते हैं, अलग अलग पेज को हम लोग आगे उसके नंबर पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर पे, तो वहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड निकल के आते हैं। तो अब ये टेबल के ऊपर रिकॉर्ड आया, अब यहाँ पर क्या है कि ये सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पर ये जो डिमांड कर रहा है ये बहुत सारे रिकॉर्ड की डिमांड कर रहा है यहाँ पर ये। तो इस केस में हमें क्या करना है कि जो यहाँ इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा सारा के सारा यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में दिखना चाहिए। अब मेरी जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन, तो मैंने सर्च किया तो मेरे पास में बहुत सारा रिकॉर्ड आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो एक कैटेगरी में मैंने सर्च किया यहाँ पर, तो वो मुझे क्या हुआ, बहुत सारा डेटा आया मुझे यहाँ पर ही। फिर यदि मुझे एक स्पेसिफिक होटल का डिटेल चाहिए तो मैंने होटल पे क्लिक किया तो मेरे पास में सिंगल होटल का मेरे पास में यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड आया। तो इसी तरीके से क्लाइंट के साइड में सिंगल डेटा भी आ सकता है, बल्क में डेटा भी आ सकता है। ये हम लोग सिंगल डेटा भी इंसर्ट करवा सकते हैं, बल्क में भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मेरी डिमांड है कि सारे के सारे एम्प्लॉय का डिटेल आए। अब इस केस में यहाँ पर जो है मेरा डेटा जो है वो टेबल के फॉर्मेट में है। वैसे ओरेकल भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रखता है, वो दिखता है टेबल के फॉर्मेट में लेकिन रहता नहीं, वो रहता ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है वो। लेकिन ये स्ट्रक्चर डेटा बेस है, एज ए एंड यूजर जब भी इंटरेक्ट करता है तो उसको डेटा टेबल के फॉर्मेट में दिखता है। तो ये जो डेटा है सबसे पहले हमारे पास में आएगा ये सर्वर के ऊपर डेटा ये। तो सर्वर के अंदर हमको यहाँ पर क्या होंगे कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आएंगे। जो रो का जो डेटा है हमारे पास में, वो पर्टिकुलरली जितने भी रो का डेटा है हमको उसको उठा के ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा ये। तो हमारे पास में लेट से वहाँ पर यदि 1000 रिकॉर्ड यदि निकल के आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में जो सर्वर के साइड में जो है हमारे पास में से 1000 रिकॉर्ड के लिए 1000 यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट बनेंगे। हर पर्टिकुलरली डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इन ऑब्जेक्टों को हम एक साथ आगे नहीं सेंड कर सकते, इन ऑब्जेक्टों को हमको लेना पड़ता है किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में। तो जो भी डेटा है वो हमको ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करना है, और इस तरीके से यूज़ करना है कि उसमें प्रॉपर जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन होते हैं, ये क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, रीड। क्रिएट का मतलब है डेटा को क्रिएट करना, अपडेट अपडेट का मतलब अपडेट करना, डिलीट का मतलब डिलीट करना, और रीड का मतलब है डेटा को वहाँ से जो है वो रीड करना है। और सबसे ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाला जो ऑपरेशन है वो है रीड वाला। सर्चिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो सर्चिंग ज़्यादा होगी तो डेटाबेस के साइड में जो है वो सिलेक्ट की क्वेरी सबसे ज़्यादा फायर होगी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसक्यूएल का जो क्वेरी है वो सिलेक्ट वाला है, सबसे ज़्यादा सर्चिंग ज़्यादा होती है रियल टाइम एप्लीकेशन में। डिलीट भी कम होगा। ये सब जो है वो सिचुएशन है, ये इसी को अंडरस्टैंड करना ही जरूरी है। डिलीट भी कम होगा, अपडेट भी कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो सर्च होगा। मतलब ऑलवेज सर्चिंग फास्ट होना चाहिए। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर में कुछ सर्चिंग की टेक्निक होती है, काफ़ी सारी टेक्निक होती है, वो उसी पे काम करती है ये। जैसे ये गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन है, जो गूगल है वो हमारा ये सर्च इंजन है ये। तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्विकली नीचे से निकल के आता है। यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं जावा ट्यूटोरियल, तो नीचे हमारा जो डेटा रहेगा वो फट से जो भी यहाँ पर डेटा है वो निकल के आएगा। तो ये इसके पीछे ये बैकएंड से ये सर्च इंजन से जो है वो निकल के आया है। तो पीछे कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ हुई है कि रिजल्ट जो आ रहा है बहुत फास्ट आ रहा है, डेटा बेस से ये निकल गई है। तो काफ़ी सारी टेक्निक होती है। तो हमें क्या करना है कि डेटाबेस से डेटा को लेकर आना है, तो हमको डेटा को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारा डेटा जल्दी ऑर्गेनाइज होगा।
तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो यदि हम लोग सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते हैं, सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्लासेस जो है वो वो क्लासेस या एक स्ट्रक्चर करके कॉन्सेप्ट होता है सी लैंग्वेज में, और वही सी प्लस प्लस में क्लासेस करके होता है। तो वो क्या करना पड़ता है, हमको मैनुअली राइट करना पड़ता है, और डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट करने का जो कोड है वो हमको खुद को राइट करना पड़ता है वहाँ पर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो जो भी कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर के, तो जो हमारा स्टैक होता है वो लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट वो लिफो पे काम करता है। हमारा क्यू होता है वो फीफो पे काम करता है। तो लिंक्ड लिस्ट, लिस्ट, अरे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि वो क्रिएट करना पड़ता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन हम यदि जावा की बात करें, तो जावा के अंदर क्या है कि बेस्ड ऑन अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, काफ़ी सारा स्ट्रक्चर उन जो है वो पहले से क्रिएट करके दिए हुआ है। उसके प्रोग्राम हमें पहले से क्रिएट करके दिए हुए, जो कि हमारा टॉपिक आता है कलेक्शन। तो कलेक्शन जो है वो एपीआई है, जो कि जावा के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट हमको क्या करना है, रेडीमेडेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमें कभी लिस्ट यूज़ करना पड़ सकता है, कभी हमको मैप यूज़ करना पड़ सकता है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके ही हैं। तो कब हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो जाए, वो हमारे डिमांड पर डिपेंड करता है। ये बस हमारे जो ऑपरेशन है वो फास्ट वर्क करना चाहिए, जो भी डेटा स्ट्रक्चर फिट बैठ जाए। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डेटा को स्ट्रक्चर करने का तरीका है, सो देट हम जो ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो कोई भी ऑपरेशन हमारा होता है तो सिंगल रो डेटा पे हो सकता है, मल्टीपल रो पे डेटा पे हो सकता है। तो हमको डेटा को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे पास में ये सारे के सारे ऑपरेशन लगना चाहिए। तो सर्चिंग को यदि हमें फास्ट करना है, तो जब डेटा क्रिएट हो रहा है, जब इंसर्ट हो रहा है, तो उसी समय हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, ताकि सर्चिंग फास्ट हो। तो अरे, क्यू, लिंक्ड लिस्ट उसी की कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ एडवांटेज अरे के रहते हैं, अरे में सर्चिंग फास्ट होती है। लेकिन अरे के अंदर जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लिंक लिस्ट में इंसर्शन काफ़ी फास्ट होता है, डिलीशन काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में सर्चिंग करने में टाइम लगता है। तो हर पर्टिकुलरली कलेक्शन के अपने अपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, बेस्ड ऑन डेट हम हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो वो वही सारे के सारे जो भी हमारे लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसी के टॉप पर जो है हमारे लिए जो है वो कलेक्शन एपीआई हमको दे दिए यहाँ पर ही। यदि हम हमारा काम लिस्ट से हो रहा है तो हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं, हमारा काम लिंक्ड लिस्ट से हो रहा है तो हम लिंक लिस्ट से करते हैं, हमारा काम मैप से हो रहा है तो हम मैप से करते हैं, हमारा काम सेट से हो रहा है तो हम सेट से कर देंगे। तो ये हमको रेडीमेडेड यहाँ पर क्या करके रखे हुए दिए हुए हैं ये। जो जिनने भी जावा बनाया उन्हें एनालिसिस करके हमको एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर दे दिया, इसकी क्लासेस क्रिएट करके दे दिए, जो एप्लीकेशन में फिट हो जाए हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे, उसको यूज़ कर लो अपने हिसाब से यहाँ पर ये। तो ये हमारे कलेक्शन टॉपिक के अंदर आते हैं। लेकिन सी सी प्लस प्लस के अंदर कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, सब मैनुअली कोड राइट करना है और अपना डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। सी सी प्लस प्लस के अंदर ये, वहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जावा के पास में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और अपना चाहे तो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सी सी प्लस प्लस में तो सब मैनुअली हमको ही वहाँ पर देखना है उसके लिए। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो हमें जावा में हैंडल नहीं करना पड़ता है, सी प्लस प्लस में हैंडल करना पड़ता है। तो लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, तो क्या होता है कि मेमोरी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा काम है मेमोरी को क्रिएट करना, मेमोरी को हमारा काम होने के बाद डिस्ट्रॉय करना। अभी मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है तो ये सब चीज़ें हमें सी सी प्लस प्लस में जो है वो हमको ध्यान रखना पड़ती है, हमको कोड के थ्रू सब करवाना पड़ता है। जब रिक्वायरमेंट तो हमको मेमोरी भी क्रिएट करना है,
जब रिक्वायरमेंट है हमको डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करना है, और जब हमारे पास में रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्री भी होना चाहिए, मेमोरी हमको फ्री भी करना है। तो वहाँ पर सब कुछ हमको कोडिंग के थ्रू करना है। बट जावा के अंदर हमारे पास में होते हैं गार्बेज कलेक्टर, वो सब हमारे लिए करके दे देंगे वो, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है। तो मल्टी थ्रेडिंग एपीआई है, कलेक्शन हमारे पास में एपीआई है। फिर आईओ से रिलेटेड जो है हमारे पास में जो है वो एपीआई है। इसका काम है इनपुट आउटपुट। तो ये भी जो है हमारे पास में एपीआई अवेलेबल है। तो एज ए स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में इतने एपीआई अवेलेबल है जो कि ऐसे कोड जावा के अंडर आते हैं, जिसको हम लोग कोड जावा बोलते हैं, J2SE के अंडर आते हैं। इसके अलावा एडवांस लेवल पे जो एपीआई आते हैं, लाइक हम लोग थर्ड पार्टी से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कम्युनिकेशन भी वैसे J2SE के अंदर ही आता है। तो वहाँ पर हमारे पास में आते हैं JDBC के एपीआई, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा यदि हम लोग स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो। तो ये यहाँ पर जो है ये इतने पार्ट में हम लोग सिंटेक्स लर्न करते हैं, इतने पार्ट में हम लोग जो उनके प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी है उसके बारे में बात करते हैं। और JDBC सर्वलेट ये भी सब एपीआई है, लेकिन इनका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करने का हमारे पास में ये। तो ये सब एडवांस जावा कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इसी सीक्वेंस में देखेंगे आगे ये JDBC की प्रोग्रामिंग, सर्वलेट की प्रोग्रामिंग, और ये तो हम लोग कोर जावा की प्रोग्रामिंग, क्या किसी प्रोग्रामिंग में ये सिंटेक्स तो यूज़ करते हैं कलेक्शन के, मल्टी थ्रेडिंग के ये। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, जावा का सीक्वेंस रहेगा। तो आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। रिफ्लेक्शन एपीआई भी है। काफ़ी सारे एपीआई होते हैं जावा के। जावा का काम ही है एपीआई देने का। तो ये प्रोग्रामिंग लेवल एपीआई जिससे तुम्हारा प्रोग्राम जो होते हैं वो बनते हैं यहाँ पर। ये तो ये सिंटेक्स से प्रोग्राम बनेंगे, बट एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होता है कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए हमें डेटा लगता है तो कलेक्शन है। यदि हम लोग उसके अंदर कोई फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइल को डाउनलोड अपलोड कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो आईओ है। यदि हमको रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारे एनोटेशन होते हैं वो रिफ्लेक्शन एपीआई पे काम करते हैं। हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें रेडीमेडेड दी हुई है। तो ये सब काम करने से एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो JDBC टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी मतलब एपीआई है ये। तुम्हारे एफर्ट ज़्यादा लगेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो तुम्हारे एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो होती है वो देती है फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क का सॉल्यूशन रहता है एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, डेवलपर के एफर्ट को कम करने के लिए। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन हमको फ्रेमवर्क देती है जो कि डेवलपर्स के एफर्ट को कम करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क, जहाँ पर काफ़ी सारा रेडीमेडेड कोड अवेलेबल रहता है जो कि टेक्नोलॉजी पे ही बना हुआ रहता है ये। तो काम हम फ्रेमवर्क में करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन बिहाइंड द सीन जो होते हैं वो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं। तो फ्रेमवर्क जब तक तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, जब तक कि तुम टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग नहीं हो। क्योंकि कुछ भी एप्लीकेशन में इशू आया, एप्लीकेशन ब्रेक हुआ, एप्लीकेशन फटा कहीं से ही है, तो वो अंडरस्टैंड जब तक नहीं होगा, जल्दी फिक्स नहीं होगा जब तक टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि उसके पीछे टेक्नोलॉजीज काम करती है। तो ऐसा फ्रंट एंड के लिए है। एंगुलर रिएक्ट जब तक के अच्छे से नहीं होगा, जब तक के HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मेन जावास्क्रिप्ट अच्छा नहीं हो। तो वैसा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज जब तक अच्छा नहीं, जब तक कोर जावा एडवांस जावा अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो एंड टू एंड सॉल्यूशन है फ्रेमवर्क में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।